राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भारत के साथ खड़ा है और संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होना इसका सबूत है। सीमा पार एयर स्ट्राइक, अंतरिक्ष में मिशन शक्ति देश की बड़ी कामयाबी है और सरकार का लक्ष्य 2022 तक मजबूत नए भारत का निर्माण करना है और इसके लिए सरकार सबका साथ, सबके विश्वास पर काम कर रही है। राष्ट्रपति ने यहां सेना, महिला, किसान और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए उठाए जा रहे सरकार के कामों को गिनाया। राष्ट्रपति ने 3 तलाक और हलाला को खत्म करने को जरूरी और एक राष्ट्र एक चुनाव को समय की मांग करार दिया। अब सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह यात्रा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना से प्रेरित है कि जब वर्ष 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा, तब हम नए भारत के निर्माण के अनेक राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल कर चुके होंगे। नए भारत के स्वर्णिम भविष्य के पथ को प्रशस्त करना मेरी सरकार का संकल्प है। देश में हर बहन बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। अब भारत जीडीपी की दृष्टि से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विकास दर को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए रिफॉर्म्स की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। समय की मांग है कि एक राष्ट्र एक साथ चुनाव की व्यवस्था लाई जाए, जिससे देश का विकास तेजी से हो सके और देशवासी लाभान्वित हो। बिहार में ईएस से मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और में 3 और केजरीवाल अस्पताल में आज एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब तक यहां 119 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं बिहार में ईएस से मौत का आंकड़ा 151 तक पहुंच गया है। एसकेएमसीएच में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई देख अतिरिक्त आईसीयू की व्यवस्था की गई है। कैदी वार्ड को आईसीयू में तब्दील किया गया है। 19 अतिरिक्त बेड बढ़ाए गए हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में अफरा तफरी का माहौल है। मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जाम में घंटों मरीजों को फंसे रहना पड़ता है। संवाददाता रजनीश एसकेएमसीएच पहुंचे और वहां के हाल को जाना। इस तरह से एक महिला जो है यहाँ अस्पताल पहुंची है, लेकिन खेसारी लाल यादव के जो फैंस हैं वो फैंस यहाँ तक इन्हें काफ़ी प्रयास करने के बाद लाया गया ऑटो वालों के द्वारा। और न्यूज़ 18 इसको दिखा रहा है कि कैसे एक महिला को एसकेएमसीएच लाया गया है। खेसारी लाल के आने के बाद काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा। महिला की स्थिति काफ़ी नाजुक है और हमारा भी प्रयास है कि जल्दी से भर्ती करा लिया जाए, क्योंकि जो परिजन है वो परेशान है। ऑटो से लाया गया है, लेकिन फिलहाल अभी जो है स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि जाम की वजह से। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे एक महिला गंभीर हालत में यहाँ एसकेएमसीएच पहुंची है और छटपटा रही है। इसे पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं किया है। देख सकते हैं कि इसे पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं किया है। अब ये महिला जो है अस्पताल पहुंची है और खेसारी लाल की वजह से जो हजारों फैंस थे वो गेट पर आधे घंटे से लगातार जाम किए हुए थे। ये तस्वीर जो है बताने के लिए काफ़ी है कि आज जिस तरह से एसकेएमसीएच में अफरा तफरी का माहौल है, ये माहौल किसी अभिनेता के आने का नहीं था। और देख सकते हैं मीडिया कर्मी किस तरह से गुस्सा निकाला जा रहा है। देखिए 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 आप कि मीडिया कर्मी से कैसे बात किया जा रहा है। देखिए देखिए गार्ड को, देखिए 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 मार गार्ड को, देखिए देखिए मीडिया कर्मी कैसे, देखिए 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 गार्ड को, देखिए देखिए मीडिया कर्मी कैसे कर रहा है। देखिए देखिए हथियार तक लहराने की धमकी दे रहा है सुरक्षा कर्मी, और हथियार तक क्या हथियार दिखाया जा रहा है मीडिया कर्मी को। देख सकते हैं ये गुस्सा है, ये मीडिया कर्मी पर गुस्सा है। हम लगातार दिखा रहे हैं एसकेएमसीएच में जो बदइंतजामी है, जो सूरत है यहाँ की, उसको हम दिखा रहे हैं। यहाँ के सुरक्षा कर्मी को डिसिप्लिन मालूम नहीं है। लगातार मीडिया कर्मी पर हाथापाई की जा रही है। सुबह से हम लगातार कवर कर रहे हैं और जो मरीज है वो मुश्किल में है। कैमरामैन मनोज के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और ईएस का सबसे ज्यादा कहर वैशाली हरवंशपुर गांव पर उठा है, जहां एक ही बस्ती के 11 मासूमों की मौत हो गई। गांव वाले खौफ में हैं और लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। आप ही हैं चतुरी सानी? जी हम ही हैं। आप ही के 2 बच्चे मर गए? 2 बच्चा मरा है। दोनों
कितनी उम्र थी? एगो बड़ा वाला था 7 साल के और छोटा वाला 2 साल के रहे, दोनों मर गया। जब चूल्हे में आग जलती थी तो पेट की आग बुझती थी। जब से आंगन में किलकारियां गूंजनी बंद हो गई, तब से चूल्हे का चेहरा भी उदास है। कई दिन गुजर गए, कई रातें गुजर गई, डेगची में चावल नहीं खदका है। हर तरफ सन्नाटा है, हर तरफ उदासी, हर चेहरे पर खौफ है, हर आंख में पानी है। इस वक्त हम वैशाली जिले के हरिवंशपुर गांव में हैं, जहां पर कुल 10 बच्चे की मौत हुई है। यानी जिस गांव की दहलीज पर कभी किलकारियां गूंजा करती थी, खुशियां थी, वहां आज गम है। आंखें अपलक रास्ते निहार रही हैं, कान किलकारियां सुनने को तरस गई हैं। जब सरबन ने रूठा, घर शमशान जैसे लगने लगा है। घर के दरवाजे बंद हैं, बाकी बचे घर के लोग पलायन कर गए। गांव वीरान हुआ जा रहा है। जो लोग गांव में बचे हुए हैं, वो भी अपने बच्चों को अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज रहे हैं। डर है कि कहीं उनके साथ भी अनहोनी न हो जाए। यहाँ से लगभग 250 बच्चे को लेकर यहाँ के माता पिता लेकर चले गए। यहाँ कुछ खाने पीने के लिए लोग जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। सब अपने हैं, अपनी सरकार, अपना प्रशासन, अपने सीएम, अपने पीएम, अपने स्वास्थ्य मंत्री, अपने नेता। मगर मुश्किल के इस घड़ी में कोई इस गांव की ओर कोई रुख नहीं करता। किसी से कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई शिकायत। बाकी जो बच्चे हैं आपके, वो घर में हैं? नहीं, बच्चा नहीं है। 10 तारीख हम उसको भगा दिए फुआ के यहाँ बिलनपुर में। अभी अपने बच्चों को हटा दिया? हटा दिए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 2 बच्चा है। अब एक बेटी 7 साल के जो तीसरा में पढ़ रही थी, वो अब नहीं है। हमारा घर यही है, अब बच्चा भी नहीं है घर पर। जिधर देखिए दरवाजा बंद है, लोग नदारद हैं और लोग पलायन कर चुके हैं। यही वजह है कि आवाज नहीं आ रही है। लगातार हम आवाज लगा रहे हैं, कहीं जंजीर लगा हुआ है, कहीं ताले बंद हैं, कहीं फाटक लगा हुआ है। ना तो बच्चे की किलकारी सुनाई दे रही है, ना ही बड़ों की आवाज आ रही है। देख सकते हैं यहाँ भी ताला बंद। जिस मासूम किलकारियों को सालों से सुनते रहे हैं, वो किलकारियां अचानक ओझल हो जाए तो दिल पर क्या बीतती है, आत्मा किस कदर हाहाकार करने लगता है, इनसे बेहतर कौन समझ सकता है। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, ताला बंद है। 250 बच्चे चले गए, पलायन कर गए। पलायन क्या करने कर गए, लेकिन एक वीडियो क्या, एक वार्ड तक नहीं वेट करने आए। दुर्भाग्य है यहाँ शासन प्रशासन का। देखने वाली बात ये होती है कि हमारी खबर के बाद हुक्मरान हो या फिर मंगल पांडे जी जो मंत्री जी हैं, वो इस गांव में दस्तक देते हैं। क्या पीड़ित को कुछ आश्वासन भी दे पाते हैं? कैमरामैन मनोज के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। मुंगेर AK-47 मामले के तार पूर्व विधायक के भाई संतोष पांडे से भी जुड़ गए हैं। एनआईए की 2 टीमें आज संतोष पांडे के पटना और बक्सर स्थित आवास पर छापेमारी की है। और अमित कुमार है सीधे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, छापेमारी में अभी तक क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? देखिए विवेक, जो है छापेमारी वो लगातार जारी है। तकरीबन 5 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है और अभी भी एनआईए की जो टीम है वो संतोष पांडे के मकान में ही है और संतोष पांडे के घर में जो है वो लगातार छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई जो है वो छापेमारी की वो जारी है। 5 घंटे का वक्त कम नहीं होता है विवेक, ये बात आप भी बखूबी समझते हैं। और ये कहा जा रहा है कि एनआईए की जो 2 टीम है वो यहाँ पे आई है, पटना एक आई है और एक बक्सर आई है और दोनों ही जगहों पे जो है छापेमारी की जा रही है। मुंगेर में जो AK-47 मिलने का सिलसिला था, उसको लेकर के जो एनआईए जांच शुरू की थी, जांच के दौरान, अनुसंधान के दौरान ये बातें सामने आई कि जो संतोष पांडे हैं उनके भी ताल्लुकात इस AK-47 प्रकरण में है और जो तार मिले हैं उसी को खंगालने के लिए यहाँ पे एनआईए की टीम पहुंची है। और कहा यह जा रहा है कि अभी छापेमारी जो है वो सिलसिला और लंबा खिंच संतोष सकता है। पांडे कहाँ है? क्या इस आवास में है या बक्सर में है? कहाँ है संतोष पांडे? सबसे बड़ी और अहम बात है, देखिए संतोष पांडे कहाँ हैं, इस बाबत एनआईए के कोई भी अधिकारी बोलने को कुछ तैयार नहीं है, बताने को कुछ तैयार नहीं है। सुनील पांडे से हमने बात करने की कोशिश की तो सुनील पांडे ने कहा कि उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ, वो भाई हैं, इसे वो स्वीकारते हैं, लेकिन उनके कोई भी कारोबार से या कोई भी चीज़ों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अब सुनील पांडे ने पल्ला झाड़ लिया संतोष पांडे से और अब दूसरी तरफ एनआईए की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है, अनुसंधान जारी है एनआईए का। कार्रवाई के दौरान क्या कुछ निकल करके बातें सामने आती है, ये विवेक देखना बेहद अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि ये मामला काफ़ी संजीदा है। मुंगेर से AK-47 मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, जिसको लेकर करके एक बड़ा खुलासा
तत्कालीन जो एसपी थे बाबूराम, उन्होंने किया और उसके बाद ये मामला एनआईए के पास पहुंचा, एनआईए को सुपुर्द किया गया। एनआईए ने छानबीन शुरू की और छानबीन का परिणाम आज यहाँ पे आकर के पहुंचा है कि संतोष पांडे जो एक बड़े कारोबारी भी माने जाते हैं, देवघर में एक बड़ा होटल है, उसके अलावा बिहार में कई इनके जो कारोबार है वो हैं, लेकिन इन सब के बीच ये हथियार के जो कारोबार है, अवैध हथियार के कारोबार जो है, उनसे ये कैसे जुड़े, इसी को खंगालने की कोशिश जो है वो एनआईए यहाँ पे कर रही है। AK-47 से के खरीदने से लेकर के क्या बेचने तक इन्होंने काम किया, ये तमाम जो सवाल है। ठीक है अमित, आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंच बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हिरासत में मौत मामले में गुजरात के जामनगर कोर्ट ने बर्खास्त IPS अधिकारी संजीव भट्ट और उनके सहयोगी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल 1990 में जामनगर में भारत बंद के दौरान हिंसा हुई थी। भट्ट उस वक्त जामनगर के ASP थे और इस दौरान 133 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें से 25 लोग घायल हुए थे और 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हिरासत में आरोपी प्रभुदास माधोजी वैष्णानी की मौत हो गई थी। संजीव भट्ट और अन्य पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बिहार में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। हीटवेव से हो रही मौत को लेकर सरकार हरकत में है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं और सीएम आज गया के ANMCH में लू और गर्मी की वजह से बीमार लोगों का हाल जानेंगे। साथ ही चमकी बुखार से निपटने की तैयारी की समीक्षा करेंगे। और हालांकि पहले सीएम का हिट प्रभावित इलाके औरंगाबाद, गया और नवादा में हवाई सर्वेक्षण का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में इसे रद्द किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक अब तक लू लगने से 100 लोगों की मौत हो चुकी है। औरंगाबाद में 48, गया में 39 और नवादा में 14 लोगों की जान चली गई है। इस बार भगवान बिरसा की धरती से योग का संदेश दुनिया में फैलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राजधानी रांची पूरी तरह से तैयार है। पूरी राजधानी मेजबानी को तैयार है। प्रभात तारा मैदान में पीएम मोदी कल 35,000 लोगों के साथ योगाभ्यास करेंगे। पीएम मोदी कल सुबह होने वाले कार्यक्रम के लिए आज रात ही रांची पहुंच जाएंगे। योगमय हुई राजधानी रांची, 35,000 लोगों के लिए पीएम करेंगे योग। रांची का प्रभात तारा मैदान इतिहास रचने के लिए तैयार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी रांची का प्रभात तारा मैदान इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर पीएम के साथ 35,000 से अधिक लोग योग करेंगे। रांची अभी से पूरी तरह योगमय दिख रही है। विधानसभा मैदान में योग चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे। राजधानी रांची में हर तरफ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चहल पहल दिखाई दे रही है। पीएम के आगमन की वजह से प्रभात तारा मैदान की सुरक्षा व्यवस्था चौकस रखी गई है। कार्यक्रम स्थल के 200 मीटर के दायरे में गुरुवार की शाम से धारा 144 लागू है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर रांची के प्रभात तारा मैदान में लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रशासनिक अमला जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गेट जो है वो बनाए गए हैं, जिससे होकर जो अंदर लोग हैं योग में शामिल होने के लिए वो जाएंगे, जिससे पहले उनकी सुरक्षा की पूरी तरह से चेकिंग की जाएगी, ताकि कोई भी जो आपत्तिजनक सामान है वो अंदर न जा सके। शहर में जितने भी ऊंची इमारतें हैं, जो प्रधानमंत्री के आने जाने के रास्ते हैं, जिनसे उनका आवागमन होगा, उसे लेकर 150 इमारतों को चिन्हित किया गया है, जिस पर प्रशासन की पैनी निगाह होगी। प्रशासन के द्वारा माकूल तैयारी की गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में किसी तरह का खलल पैदा न हो। प्रधानमंत्री आज रात 10:40 में रांची एयरपोर्ट पहुंचे। रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे पीएम। शुक्रवार की सुबह 6:10 में प्रभात तारा मैदान के लिए प्रस्थान करेंगे और सुबह 6:30 बजे से सुबह 7:35 तक योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और सुबह 7:40 प्रभात तारा मैदान से रांची एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर रांची का प्रभात तारा मैदान, जो 7 लाख वर्ग फीट में फैला है, उसमें 47 ब्लॉक बनाए गए। वहीं एंट्री के लिए 10 पॉइंट बनाए गए हैं। मोरारजी देसाई नेशनल स्कूल ऑफ योगा के डायरेक्टर डॉक्टर ईश्वर रेड्डी लोगों को योगाभ्यास कराएंगे। योग कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को सुबह 3 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक ही एंट्री मिलेगी। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो झारखंड तैयार है। बिरसा की धरती से दुनिया को संदेश देने के लिए जगह जगह योगाभ्यास किया जा रहा है। अधिकारी लगातार कार्यक्रम की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ज्यादा से ज्यादा लोग योग में हिस्सा ले सकें, इसे लेकर हर जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। योग दिवस की तैयारी की 5 तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं कि 5 जगहों पर
रामगढ़, जामताड़ा, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह की ये तस्वीरें हैं।